आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझाने वाला हूं और वो टॉपिक है डाइल्यूटेड ईपीएस, जिस पर एप्लीकेबल होता है AS 20 या हम कहें इंड AS 33। तो डाइल्यूटेड ईपीएस से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, वो हम आज सीखने वाले हैं। और मैं इस कैलकुलेशन को समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल यहां लिखवाऊंगा, उस एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा। तो आप चाहे तो वो एग्जाम्पल नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 या इंड AS 33 जो कि अर्निंग पर शेयर पर एप्लीकेबल है, वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करना है और उसको डिस्क्लोज करना है। और एज पर द स्टैंडर्ड अर्निंग पर शेयर दो तरीके क्या होता है, एक होता है बेसिक अर्निंग पर शेयर और एक होता है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी थोड़ी सी बात हम पहले कर लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, है ना। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो प्रॉफिट बचा, अर्निंग्स बची, वो 10 लाख रुपए है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख है। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, तो ये 10 रुपीज पर शेयर आ गया। मतलब कंपनी ने अपने एक शेयर के लिए एक शेयर पर 10 रुपए कमाए हैं। अर्निंग पर शेयर इज नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। जितने भी आउटस्टैंडिंग थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये वेटेड एवरेज पे निकलता है। हम अभी उसको डिस्कस नहीं करने वाले क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा डाइल्यूटेड ईपीएस से रिलेटेड है। वेटेड एवरेज तो जैसे शुरू में 50,000 शेयर थे, 30,000 और इशू किए, 3 महीने बाद 20,000 बायबैक हो गए, फिर 2 महीने बाद 10,000 इशू किए, तो जो भी ड्यूरिंग द ईयर आया, तो मान लीजिए 1 लाख आया, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 10 रुपए अर्निंग पर शेयर है। ये बेसिक ईपीएस इसको हम बोलते हैं। और ये डिस्क्लोज करना होता है ताकि शेयर होल्डर को ये पता चले कि भाई जिस कंपनी में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उस कंपनी ने उसके एक शेयर पर कितना अर्न किया है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेसिक ईपीएस। अब एक होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब के लिए आपको एक शब्द समझना पड़ता है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। इसी पर निर्भर है डाइल्यूटेड ईपीएस। पोटेंशियल इक्विटी शेयर, अच्छा अभी जो हमने बेसिक ईपीएस में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख लिए, तो उसमें ध्यान रखिएगा उसमें इक्विटी शेयर भी आ गए और उसमें ऐसे प्रेफरेंस शेयर, ऐसे डिबेंचर या ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, जो पहले प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर थे और जो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो भी उसमें बेसिक ईपीएस में आ चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। भाई जैसे मान लीजिए 60,000 इक्विटी शेयर थे, है ना, और मान लीजिए जो है 60,000 इक्विटी शेयर्स थे और मान लीजिए 40,000 प्रेफरेंस शेयर थे जो कन्वर्टिबल थे इक्विटी शेयर्स में। अब आप जब बेसिक ईपीएस निकाल रहे हैं तब 40,000 प्रेफरेंस शेयर, मान लो एक शेयर के बदले में अभी एक इक्विटी शेयर दे रहे हैं, तो एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक इक्विटी शेयर, तो 40,000 प्रेफरेंस शेयर के बदले में 40,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो वो अब 40,000 प्रेफरेंस शेयर नहीं रहे, वो 40,000 इक्विटी शेयर हो चुके हैं, तो वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में आ चुके हैं। मतलब बेसिक ईपीएस में जिस दिन आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन तक जितने भी इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है वो सब बेसिक ईपीएस में आ जाएंगे, चाहे वो ऐसे इक्विटी शेयर इशू हुए थे या कोई और नाम से इशू हुए थे, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लेकिन वो कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर बन चुके हैं, है ना। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पोटेंशियल इक्विटी शेयर? पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब जिस डेट पर आप ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर का मतलब उस डेट पर ऐसी सिक्योरिटी जो कि आज इक्विटी शेयर अभी नहीं है लेकिन भविष्य में, नियर फ्यूचर में वो इक्विटी शेयर बनने का दम रखती है, यानी उसमें इक्विटी शेयर बनने का पोटेंशियल है। जैसे वही कन्वर्टिबल डिबेंचर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। भाई आज कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर हैं जो आज से 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, ठीक है ना, इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे। तो आज जब हम ईपीएस कैलकुलेट कर रहे थे तब तक वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं, तो डेफिनेटली वो बेसिक ईपीएस में नहीं आए हैं। लेकिन AS 20 इंड AS 33 कहता है कि नहीं, आपको शेयर होल्डर को बेसिक ईपीएस तो पता नहीं है, लेकिन आपको यह भी बताना है कि अगर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए नहीं है, कन्वर्ट हो जाए, अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो क्या होगा, तो ईपीएस में क्या प्रभाव आएगा। भाई वो 10 रुपए से 11 रुपए होने वाला है तो उसको डाइल्यूटिव नहीं बोलते, वो एंटी डाइल्यूटिव होता है और उसको शो भी नहीं करना होता क्योंकि फ्यूचर प्रॉफिट को डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। भाई आज शेयर होल्डर के लिए अर्निंग 10 रुपए आ रही है, मान लो पोटेंशियल इक्विटी शेयर मतलब कन्वर्टिबल डिबेंचर और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर अगर कन्वर्ट होने के बाद ईपीएस बदल जाए और 10 से 12 हो जाए, 13 हो जाए, तो अभी जनरल मीनिंग बता रहा हूं,
हम उसको डाइल्यूटेड नहीं कहेंगे, वो तो अर्निंग बढ़ रही है, उसको एंटी डाइल्यूटिव कहा जाता है। लेकिन अगर वो 10 से 9 होने वाला है, 8 होने वाला है, 7 होने वाला है, 7.5 होने वाला है, तो कम होने की संभावना है। तो शेयर होल्डर को फ्यूचर लॉस के लिए पहले से ही बताना है कि भाई देखो तुम नाच तो रहे हो, खुश तो हो रहे हो कि 10 रुपए ईपीएस है, लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे ना तो ईपीएस कम हो जाएगा। तो वो कैसे कम होगा और उसमें और क्या क्या मेन पॉइंट है वो भी हम देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस के लिए पोटेंशियल इक्विटी शेयर चाहिए। तो चलिए मैं यहां पर फटाफट से एक एग्जांपल ले लेता हूं, आप भी मेरे साथ साथ इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मान लीजिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स वो 10 लाख रुपए है। ये अभी कैलकुलेशन हमने आपको कैलकुलेट करके दे दिया। और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड के हिसाब से वेटेड एवरेज बेसिस पर आउटस्टैंडिंग देखते हैं कि एज ऑन डेट कितना आउटस्टैंडिंग है, वो मान लेते हैं नंबर्स में 1 लाख है। इसमें जो प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो चुके हैं इक्विटी में वो भी आ गए, जो डिबेंचर कन्वर्ट हो चुके हैं वो भी आ गए, और भी कोई सिक्योरिटी जो पहले कुछ और थी, जैसे ऑप्शंस होते हैं, ईसॉप होते हैं, ईसॉप के बदले में भी शेयर मिलते हैं। तो जब एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया आपने कि खूब काम करो हम आपको ईसॉप देंगे, तो वो ऑप्शन भी, कन्वर्टिबल ऑप्शन भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर है। पर पोटेंशियल नहीं है ये, अभी मैं जिनकी बात कर रहा हूं वो तो कन्वर्ट हो गए, वो तो इक्विटी शेयर में बदल चुके हैं, है ना। तो ये जो बेसिक ईपीएस है ये आपका आ गया 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये 10 रुपए बेसिक ईपीएस आ चुका है। अब मान लीजिए इस कंपनी के पास कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है, और मैं एक और ले लेता हूं भाई, एक से ज्यादा कैटेगरी के भी प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स है। ये मैं यहां पर हाँ जी, 1 मिनट, ये हो गया। मान लेते हैं 14% है, नंबर्स में 1000 है, 100 रुपए का एक है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जो हो गई वो 1 लाख रुपए हो गई है। और हम कंपनी का जो टैक्स रेट है वो मैं पहले ही बता दूं, यहां पे टैक्स रेट में 30% ले रहा हूं अभी, टैक्स रेट का भी यूज हम बताएंगे क्या है इसमें। हो गया इतना। और ये है कन्वर्टेड इनटू 4 इक्विटी शेयर्स, एक के बदले में 4 मिलेंगे। ऐसे ही कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हम यहां पर जो है ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 9% है, नंबर्स में हम ले लेते हैं 3000 है, 100 रुपए का एक है, तो वैल्यू में ये हो गए 3 लाख। सर ये कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं, मान लीजिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 1 इक्विटी शेयर। चलो 1 इक्विटी शेयर, एक के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर मिलेगा। और यहां कन्वर्टिबल हम ले लेते हैं, चलिए मान लेते हैं से 8%, नंबर में 6000, ये भी 100 रुपए का, ये भी एक ले लेते हैं, वो तो 10 रुपए 100 रुपए कोई भी नॉमिनल वैल्यू हो सकती है। वैल्यू में 6 लाख हो गए हैं। और ये कितने में कन्वर्ट करें सर, तो कुछ भी कर सकते हैं, इनटू से 8 इक्विटी शेयर, एक के बदले में 8, ठीक है। अब यहीं पर देखिए जो हमारा आज का टॉपिक है, एक मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, डाइल्यूटेड ईपीएस को ध्यान में रखते हुए। तो ये केस कौन सा आया, ये आया मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर। मतलब अगर सवाल ऐसा होता कि 10 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट है इक्विटी शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स है, बेसिक ईपीएस 10 है, अब या तो ये तीनों की जगह कोई एक ही होता और केवल ये 14% वाले होते, केवल ये 9% वाले होते, और केवल ये 8% वाले होते, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लीजिए अभी ये तीनों नहीं है, केवल कोई भी एक ले लें, कोई भी एक, मैं अभी इसी के एग्जांपल लेता हूं, 14% वाले ही। मान लीजिए इस कंपनी ने बेसिक ईपीएस 10 निकाल दिया, और इसके पास जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, कन्वर्टिबल डिबेंचर, वो 14% ये वाले हैं, 1 लाख। तो अब डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा, केवल अगर ये एक होता तो डाइल्यूटेड ईपीएस ऐसे निकलेगा, भैया 10 लाख की अर्निंग थी, 1 लाख शेयर्स थे, अगर ये कन्वर्ट हो जाएं, अगर ये कन्वर्ट हुए नहीं हो जाएं, तो 1 लाख का 14% इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा
तो प्रॉफिट एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मतलब अगर ये डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर में तो 10 लाख की अर्निंग 10 लाख 14,000 हो जाएगी, 14,000 से बढ़ जाएगी। लेकिन आपको मालूम है इंटरेस्ट में टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो 14,000 रुपए से अगर एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो इस 14,000 पे 30% यानी 4200 टैक्स देना पड़ेगा, तो अर्निंग कम भी होगी। डिबेंचर में टैक्स इफेक्ट आएगा, 14,000 रुपए से अर्निंग अगर बढ़ेगी तो 4200 से कम भी होगी। ठीक है, और एक के बदले में कितने इक्विटी शेयर दे रहे थे? एक डिबेंचर के बदले में एक ये 1000 है, एक के बदले में 4, तो 1000 के बदले में 4000। तो अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो क्या होगा? अर्निंग जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10,14,000, 10,14,000, 10 लाख तो था ही, प्लस 14,000 माइनस 4200, 10,09,800, और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 1,04,000 और डिवाइडेड बाय 1,04,000, तो ये आ गया 9.70। तो हम शेयर होल्डर को बताएंगे कि देखो तुम्हारा बेसिक ईपीएस 10 है, लेकिन अगर ये कन्वर्ट हो गए तो तुम्हारा 9.7 रह जाएगा, अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो आज इक्विटी शेयर है नहीं, पर फ्यूचर में इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे, बन जाएंगे, उनमें दम है, पोटेंशियल। चलिए ये हो गया। अब इसी तरह अगर ये वाले होते तो क्या इफेक्ट आता? प्रेफरेंस शेयर में टैक्स इफेक्ट नहीं आएगा, वो तो टैक्स देने के बाद ही प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है। तो ये 3 लाख है, 9% से कितना? अभी आज अर्निंग कितनी है? ठीक है, मान लीजिए केवल ये फर्स्ट केस हो गया। अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं कि 10 लाख रुपए की बेसिक अर्निंग पर शेयर है। हाँ सर है, 1 लाख के इक्विटी, 1 लाख इक्विटी शेयर है। अब अगर केवल ये वाले सेकंड नंबर वाले होते, केवल, और मैं ले रहा हूं मैं कि ये 3,000 है, तो 3 लाख इंटू 9%, अगर ये प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में बदल जाएंगे तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा। कितना नहीं देना पड़ेगा? 3 लाख का 9%, तो 27,000, 27,000 से अर्निंग बढ़ जाएगी, 27,000 से अर्निंग बढ़ जाएगी। और इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? देखिए, ये एक के बदले में यहां एक ही दे रहे हैं, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले में, तो ये तो भैया फिर 3,000 ही बढ़ेंगे। तो अर्निंग 10,27,000 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1,03,000, तो 10,27,000 डिवाइडेड बाय 1,03,000 इज इक्वल टू 9.97 के आसपास आ जाएगी ये। ठीक है, जो भी है 10 से कम ही है तो डाइल्यूटेड ईपीएस है, हो गया। और इसी प्रकार से अब निकालना नहीं है, इसी प्रकार से अगर केवल ये वाले होते, केवल ये वाले, तो इसका भी आ जाता। सुन लो, 10 लाख रुपए की अर्निंग पहले से थी, नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख थे। अगर ये वाले कन्वर्ट हो जाएंगे तो अर्निंग 6 लाख का 8%, 48,000 रुपीज जो है हमको डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, और एक के बदले में 8, तो 6,000 के बदले में 48,000 से नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। मतलब अर्निंग भी ऊपर 48,000 से बढ़ रही है, नीचे नंबर ऑफ शेयर भी 48,000 से बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ईपीएस चेंज हो जाएगा। तो ये डाइल्यूटेड ईपीएस है। डाइल्यूटेड ईपीएस जो है वो बेसिक ईपीएस से ही कैलकुलेट होता है। बेसिक ईपीएस जो हमने निकाल लिया, उसके अलावा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मानना है? अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर, पोटेंशियल इक्विटी के कन्वर्जन को अज्यूम करके जो ईपीएस निकाला जाता है वो डाइल्यूटेड ईपीएस है, और वो बेसिक ईपीएस से अगर ज्यादा आए तो वो एंटी डाइल्यूटिव कहलाता है। हमें डाइल्यूटिव मानना तब होगा जब वो बेसिक ईपीएस से कम आए, ये एक जनरल बात है, ठीक है ना। चलिए, बाकी और जब पूरा स्टैंडर्ड आप पढ़ते तो और भी कुछ चीजें आपको मिलती है सीखने को। चलिए, अब ये हमारा अभी का जो टॉपिक मेनली है वो ये डाइल्यूटेड ईपीएस से रिलेटेड ये टॉपिक तो हमने अभी सीखा कि अगर ये एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर होता तो क्या होता। लेकिन अब हमें यही सीखना है कि नहीं, ये एक नहीं है, इस कंपनी के पास ये तीनों पोटेंशियल इक्विटी शेयर एक साथ हैं, तो इसमें क्या प्रभाव आएगा इसको समझेंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिए, है ना। यही हमें आज सीखना है कि पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अगर किसी कंपनी के पास एक से ज्यादा है तो डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा। तो आप बोलेंगे सर कैसे क्या निकलेगा सर, जैसे आपने अलग अलग तीनों का निकाला है सबका एक साथ निकाल दो। एक साथ निकालने के लिए एक बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, और वो क्या है वो जरा ध्यान से देखें। पहले वो थे 14% डिबेंचर्स थे जो कन्वर्ट हुए। अगर वो कन्वर्ट हो जाए, अब एक एक करके देखना वापस से, अगर वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो अर्निंग कितने से बढ़ेगी? देखिए ऊपर ध्यान से, यहां पे देखिए 14,000 से तो अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन 4200 टैक्स इफेक्ट आएगा डिबेंचर्स में, तो अर्निंग्स बढ़ेगी 9,800 से।
अभी बेसिक ईपीएस में इसका एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसको अलग से लेना है। एस कहता है इसको अलग से देखें पहले 9800 से, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने बढ़ जाएंगे, 1000 डिबेंचर है, एक के बदले में 4 तो 4000। तो केवल इसकी वजह से अभी बेसिक ईपीएस जो था उसमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। 9800 डिवाइडेड बाय 4000 कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 2.45। मतलब अगर ये डिबेंचर कन्वर्ट होंगे तो इस कंपनी की 9800 से अर्निंग बढ़ेगी, लेकिन साथ में नंबर ऑफ शेयर भी बढ़ जाएंगे, तो इसलिए ये 2.45 हो जाएगा। मतलब देखिए सीधी बात है, हम तो सिंपल सी बात करते हैं कि मान लीजिए 1000 गुलाब जामुन थे, खाने वाले 100 लोग थे, तो एक व्यक्ति को 10 गुलाब जामुन मिल रहे हैं ना, एक व्यक्ति को 10 मिल रहे हैं। लेकिन 1000 गुलाब जामुन थे, खाने वाले 100 लोग थे। अब मान लो खाने वाले 100 से 120 हो रहे हैं, 100 से 120 हो रहे हैं, और लोग आने वाले हैं, गुलाब जामुन खाने वाले और लोग आने वाले हैं प्लस, लेकिन ऊपर अर्निंग जो है मान लीजिए 5 से ही बढ़ती है, तो फिर सबके गुलाब जामुन 1005 डिवाइडेड बाय 120 कर लीजिए, ये 8.375 आ गया। तो ये गुलाब जामुन पॉइंट्स में आ गए, कम हो गए। तो कहने का मतलब ये गुलाब जामुन वाली खैर बात नहीं है, बात यहां पर अर्निंग पर शेयर की, ठीक है ना। तो केवल अभी हम इंडिविजुअली निकाल रहे हैं कि अगर ये तो हमने बेसिक में प्लस माइनस किया था, ध्यान दें। तो अगर केवल कन्वर्जन हो जाए, केवल डिबेंचर कन्वर्ट हो जाए तो 2.45। अब प्रेफरेंस शेयर वो कौन से वाले थे, सेकंड वाले देखिए, सेकंड वाले प्रेफरेंस ये रहे, केवल ये 9% जो थे, 27,000 जो आया था। तो अगर केवल ये कन्वर्ट हो जाएंगे सेकंड वाले, केवल ये, तो 27,000 से अर्निंग बढ़ेगी। देखो ये अर्निंग कितनी बढ़ा रहे हैं। और नीचे खाने वाले 3000, खाने वाले मतलब गुलाब जामुन से, तो 3000 शेयर होल्डर बढ़ेंगे, यहां पर शेयर्स बढ़ेंगे, तो यहां 9 आ रहा है, ठीक है, और यहां 9 आ रहा है। और जो थर्ड वाला हमने लिया था वो ये रहा, देखिए ध्यान से, 48,000 से अर्निंग बढ़ रही थी और नीचे 48,000 ही शेयर बढ़ रहे थे, तो ये 1 आ रहा है केवल। तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब भी मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए आपने तीनों कोई एक ही होता तो वही लेना है, लेकिन अगर 3 है तो तीनों में से पहले कौन सा लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज कि पहले कौन सा लेना है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मोर देन 1 पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो फिर डाइल्यूटेड ईपीएस कैसे निकलेगा, वो समझिए बात को, वो कैसे निकलेगा। जैसे 10 लाख रुपए की अर्निंग थी, नेट प्रॉफिट, 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे नंबर्स में, तो बेसिक ईपीएस जो आया था वो 10 रुपए आ गया था। अब हमें पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का कन्वर्जन अज्यूम करना है, ठीक है ना। तो 3 है ना यहां पर, तो 3 में से पहले कौन सा लें, तो ध्यान दें, स्टैंडर्ड कहता है आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, और वो ऑर्डर है मोस्ट डाइल्यूटिव पहले लेना है और मोस्ट से लीस्ट पर जाना है आपको, मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। इस बात को याद करें, मोस्ट डाइल्यूटिव वाला पहले लेना है, और जो कम डाइल्यूटिव, जो ज्यादा डाइल्यूटिव है, जिसकी डाइल्यूटिव का मतलब क्या होता है, जिससे बेसिक ईपीएस कम हो जाए, तो जिसका बेसिक ईपीएस पर, ठीक है ना, जो बेसिक ईपीएस को सबसे ज्यादा डाइल्यूट करने वाला है उसको आपको पहले लेना है और मोस्ट टू लीस्ट पे जाना है। तो आप बोलेंगे सर ये मोस्ट डाइल्यूटिव और लीस्ट डाइल्यूटिव कैसे चेक करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहां पर, जब ये आपने इंडिविजुअली निकाला तो इसकी वजह से अर्निंग 2.45 से बढ़ रही है भाई, केवल इसकी वजह से। वो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब रेशो के हिसाब से वो बेसिक ईपीएस कम हो जाएगा तो डाइल्यूटेड है ना, इसकी वजह से 9 आ रहा है। तो जिसकी अर्निंग पर शेयर, ठीक है ना, जिसकी इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा अर्निंग पर शेयर जो है वो सबसे कम है, सबसे कम है, वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। सर मतलब बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं फिर कह रहा हूं, इंक्रीमेंटल वर्ड क्यों यूज किया मैंने, केवल अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीमेंटल, केवल अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो एक्स्ट्रा क्या होगा, केवल अगर तुम कन्वर्ट हो जाओ तो एक्स्ट्रा क्या होगा। तो भाई इनकी वजह से 48,000 रुपए की अर्निंग बढ़ेगी। अरे सर कितनी ज्यादा अर्निंग बढ़ा रहे हैं, या तो 9800 आ रहा है, या 27,000 या 48,000, तो सर ये तो बहुत बढ़िया है। नहीं, 48,000 से अर्निंग बढ़ा रहे हैं,
लेकिन नीचे 48,000 शेयर्स भी तो आ रहे हैं, तो इनकी वजह से बढ़ तो 1 ही रुपए रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ाने में सबसे कमजोर है, सबसे कम है। अरे जो इनकी वजह से 2.45, इनकी वजह से 9 रुपए बढ़ रहे, देखो ना। अरे यार 48,000 गुलाब जामुन ला रहे हैं, बोले हम 48,000 गुलाब जामुन ला रहे हैं, और खाने वाले भी साथ में 48,000 ला रहे हैं, तो भैया एक गुलाब जामुन सबको मिलना है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो यहां पर गुलाब जामुन इज ओनली फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहां पर 27,000 अर्निंग बढ़ेगी, और नीचे शेयर्स कितने बढ़ेंगे? 3,000, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, केवल इसका ईपीएस निकाला, इंक्रीमेंटल एक्स्ट्रा ईपीएस तो 2.45 है, इसका एक्स्ट्रा ईपीएस, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ईपीएस 1 है, इसकी वजह से एक्स्ट्रा ईपीएस 9 है। तो जिसका एक्स्ट्रा ईपीएस यानी इंक्रीमेंटल ईपीएस सबसे कम है, जो सबसे कम आपको दे रहा है, ठीक है ना, वो मोस्ट डाइल्यूटिव है, वो सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है। भाई सीधी सीधी बात है, जिसकी वजह से अर्निंग सबसे ध्यान दें, जिसकी वजह से अर्निंग्स ईपीएस जो है, एक्स्ट्रा ईपीएस सबसे कम है, वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। सर इससे इंपैक्ट क्या आएगा? इससे इंपैक्ट क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर पहले हम इसी को इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले ये वाला लेना पड़ेगा आपको। अर्निंग 10 लाख से 48,000 बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स भी 1 लाख से 48,000 बढ़ जाएंगे, तो ये अर्निंग हो जाएगी 10,48,000 और शेयर हो जाएंगे 1,48,000। तो 1048 डिवाइडेड बाय 148, ये आ गया 7.08। ये बेसिक ईपीएस कम हुआ, ये डाइल्यूट हो गया। ठीक है, यस सर डाइल्यूट कैसे हो गया? आप तो कह रहे थे एक्स्ट्रा ईपीएस, तो ईपीएस तो बढ़ना था। अरे भाई केवल उसकी वजह से बढ़ रहा था, 1 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन यार जो बेसिक ईपीएस था उसके बीच का रेशियो देखो ना, ये 10 लाख था और ये 1 लाख शेयर थे, तो शेयर के कंपेरिजन में अर्निंग 10 गुना थी। ठीक है ना, पर यहां पर वो रेशियो थोड़ी मेंटेन रहा। यहां शेयर कितने बढ़े? 48,000, अर्निंग भी कितनी बढ़ी? 48,000। तो बड़ा तो है वो, पर जब मर्ज हुआ तो उसका ओवरऑल इफेक्ट रिड्यूस होके आ गया। ठीक है, तो मोस्ट डाइल्यूटिव वाला पहले लेना है। सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव किसे माना जाएगा? जो सबसे कम एक्स्ट्रा ईपीएस दे रहा है, जो सबसे कम दे रहा है वो मोस्ट डाइल्यूटिव है। अब दूसरे नंबर पे किसको इंक्लूड करेंगे? ये वाला 2.45 वाला। तो अर्निंग कितने से बढ़ाई इसने? 9800 से, और नंबर ऑफ शेयर कितने से बढ़ रहे हैं भैया? 4000 से। तो यहां पर ये हो जाएगा 1057,800 और ये हो जाएगा 1,52,000। तो 1057,800 डिवाइडेड बाय 1,52,000 इज इक्वल टू 6 पॉइंट। ये और गिरा देगा देखो, तो ये भी क्या कहलाएगा? डाइल्यूटेड ईपीएस कहलाएगा। इज दिस क्लियर? मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव, मतलब कहने का मतलब ये है कि खाने वाले ये गुलाब जामुन भी आ रहे हैं, अर्निंग्स बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ शेयर भी उस बढ़ रहे हैं। ठीक है, पर उनका प्रोपोर्शन देखना है, वही ईपीएस होता है। तो ये हो गया। अब सबसे कम डाइल्यूटिव कौन सा है बताइए? लीस्ट डाइल्यूटिव, ये वाला। क्यों है लीस्ट डाइल्यूटिव? देखो ना, ये एक्स्ट्रा 9 की अर्निंग पर शेयर दे रहा है ये, तो जो ज्यादा अर्निंग दे रहा है वो कम डाइल्यूट कर रहा है ना। जो कम अर्निंग दे रहा है, जो अर्निंग कम दे रहा है, वो ज्यादा नुकसान दे रहा है आपको, उसका कन्वर्जन। तो फिर अब ये अर्निंग बढ़ जाएगी 27,000 से, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? केवल 3,000 से बढ़े। तो यहां पर ये हो जाएगा 1057,800 प्लस 27,000, तो ये होगा 10,84,800, और ये 1,55,000 डिवाइडेड बाय 1,55,000 किया, तो ये आ गया 6.99 आ गया। देखिए आप, ये हो गया एंटी डाइल्यूटिव। ये बड़ी चेंज हो गया ना भाई। 10 से ये 10 था, बिना किसी कन्वर्जन के ईपीएस 10 आ रहा है। शेयर होल्डर को बताया कि देखो ये कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस ये हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस और गिर जाएगा, ये कन्वर्ट हो गए तो ईपीएस बढ़ जाएगा। अरे कंपैरिजन तो पिछले वाले से होगा ना, ओवरऑल तो डाइल्यूट ही हो रहा है वो, लेकिन इनका कन्वर्जन थोड़ा सुखदाई है, इन दोनों का कन्वर्जन दुखदाई है।
ये कन्वर्ट होंगे तो हमारा ईपीएस गिराएंगे, ये कन्वर्ट होंगे तो ईपीएस गिराएंगे, है ना, लेकिन ये कन्वर्ट होंगे तो ईपीएस हमारा बढ़ा देंगे। ठीक है, यस। तो हमने क्या सीखना था मेन, कि जब भी केवल एक ही पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, जब भी केवल एक ही पोटेंशियल कैटेगरी का पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, या तो कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, एक ही है ना, एक ही तरह का है, तो फिर वही लेना है, वो डाइल्यूटेड ईपीएस निकल जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा आ जाए, एक ही सवाल में, एक ही कंपनी में अगर एक से ज्यादा पोटेंशियल इक्विटी शेयर है, तो बेसिक ईपीएस में पहले किसको एडजस्ट करना है, प्रायोरिटी क्या होगी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको मोस्ट डाइल्यूटिव वाला पहले लेना है। ऑर्डर आपका होगा मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। मोस्ट डाइल्यूटिव मतलब जो सबसे ज्यादा आपकी अर्निंग को डाइल्यूट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड कौन कर रहा है ईपीएस को, जिसकी एक्स्ट्रा अर्निंग पर शेयर सबसे कम है। जो एक्स्ट्रा सबसे कम दे रहा है वही तो ज्यादा डाइल्यूट करेगा। ठीक है, तो मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव आपको चलना है। और इसमें एक बात और, एज पर स्टैंडर्ड बेसिक ऑडिट रिपोर्ट में बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज होता है और डाइल्यूटेड ईपीएस डिस्क्लोज होता है। यस, तो सर हम डिस्क्लोज क्या करेंगे सर, भैया 10 रुपीज का बेसिक ईपीएस डिस्क्लोज होगा और डाइल्यूटेड वाला 7.08 नहीं होगा, 6.95 नहीं होगा, 6.95 होगा, 6.99 नहीं होगा, वो एंटी डाइल्यूटिव है ना उसका कन्वर्जन। तो ये 6.95 जो लोएस्ट है ये डिस्क्लोज होगा। तो इन द ऑडिट रिपोर्ट बेसिक ईपीएस इज 10 एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इज 6.95। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, अज्यूमिंग कन्वर्जन, कन्वर्ट हुए नहीं है, अज्यूमिंग कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। ठीक है, और पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर एक कैटेगरी का ही है तो दिक्कत नहीं है, एक ही बार करना था तो उसी को कर दो। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आपको पहले कौन सा वाला लेना है, मोस्ट डाइल्यूटिव वाला। मोस्ट से उससे कम, उससे कम सबसे कम, ऐसे लेना है। और मोस्ट वाला डाइल्यूटिव कौन सा होगा, जो जिसकी एक्स्ट्रा अर्निंग पर शेयर जिसकी वजह से सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा डाइल्यूट कर रहा है। ठीक है, तो यही हमें आज पढ़ना था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।